हिस्टोरियन से जब मेरी बात होती है तो समुद्रगुप्त मौर्य की बात हुई, चंद्रगुप्त मौर्य की बात हुई, तो मैं ये कहती थी कि वो समय ऐसा था, पॉपुलेशन बहुत कम थी, लैंड एरिया खाली पड़े रहते थे, पर जहाँ जहाँ भी ह्यूमन सेटलमेंट्स थी, जहाँ ये लोग निकले अपने एक्सपेंशन के लिए, कॉन्कर करने के लिए, शायद कॉन्कर करना इतना उद्देश्य नहीं रहा। हमारे जो पुराने साम्राज्य थे, राजा महाराजा थे, उनको ये था कि जो लैंड खाली है उसको हम अपने लैंड में मिलाते चले जाएं। और हर्षवर्धन जैसे जो राजा हुए, शासक हुए हमारे देश में, वो भारत के नहीं थे। आपको ये जान के बड़ी हैरानी होगी कि वो भारत के नहीं थे, वो बर्मा के थे, और बर्मा में भी वो कहीं और से वो सेंट्रल एशिया से आए थे। पर जब वो भारत में आए और वो शासक बने, तो क्योंकि उन्होंने इंडिक कॉन्शियसनेस को, भारत की सिविलाइजेशनल चेतना को इतना अच्छा और परिपूर्ण माना कि उन्होंने यहाँ आकर के वो कल्चरल नेशनलिज्म का, वो कल्चरल सिविलाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट को एक्सेप्ट किया। और इसीलिए आज हिस्ट्री की, इतिहास की किताबों में हम उन्हें फॉरेनर नहीं मानते, उन्हें अपना मानते हैं। कनिष्क दूसरा उदाहरण है, जो भारतीय नहीं थे और ना ही हिंदू थे। वो बाहर से आए भारत में, और उन्होंने यहाँ की सिविलाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में अपने आप को बहुत कनेक्ट महसूस किया, क्योंकि उन्हें लगा कि समाज ऐसा ही होना चाहिए जो भारतवासी जिस समाज में रहते हैं, जिस समाज को जीते हैं। तो कनिष्क और हर्षवर्धन दो ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनका हमें भी नहीं पता कि वो हमारे भारत के पूर्वज नहीं थे। राष्ट्र की बात हम आज बहुत करते हैं और कहते हैं ये जो नेशनलिस्ट लोग हैं, ये बहुत एक्सट्रीम फंडामेंटलिस्ट होने जा रहे हैं। अब जहाँ तक राष्ट्रवाद की बात है और राष्ट्र की बात है, आप देखिए कि राष्ट्र होना एक फिज़िकल बाउंड्री तो है ही है, किसी भी नेशन की एक फ़िज़िकल बाउंड्री तो है ही है जिसके अंदर आप रहते हैं। आप अपना देश छोड़ते हैं तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, एनओसी लेना पड़ता है कि आप देश छोड़ के कहीं बाहर जाने वाले हैं। आपको दूसरे देश में एंटर करने के लिए वीज़ा लेना पड़ता है। आप कहीं से भी निकल करके किसी देश में नहीं जा सकते हैं, आपको वीज़ा लेना पड़ता है। बिना परमिशन के आप किसी और देश में एंटर नहीं कर सकते हैं, घुस नहीं सकते हैं। इसका अर्थ क्या है? वाई द वर्ल्ड इज़ नॉट बाउंड्रीलेस, वाई द सोसाइटीज़ आर नॉट बाउंड्रीलेस? उसका रीज़न ये है कि राष्ट्र खाली एक फिज़िकल बाउंड्री नहीं है, इसमें बहुत सारी हमारी अपनी आइडेंटिटी है, हमारी ईगो है, हमारी एग्जिस्टेंस है, हमारा सर्वाइवल है, हमारा फियर है। फियर ये है कि जो बाहर के लोग अगर इन्फिल्ट्रेट करते हैं तो उनकी इंटेंशन डाउटफुल हो सकती है। अगर आप हमारे देश में आना चाहते हैं तो लेजिटिमेट रूट है कि आप वीज़ा लीजिए और आइए एंड बी पार्ट ऑफ बी अ टूरिस्ट टू आवर कंट्री, एंड इफ़ यू वांट टू बी अ सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न है जिसके थ्रू आप आ सकते हैं। पर चोरी से छुप के आप किसी देश में नहीं जा सकते, क्योंकि उसको ये माना जाता है कि आप उनके कल्चरल बाउंड्रीज़ को आप सम्मान नहीं दे रहे हैं। सेम इज़ ट्रू बांग्लादेश के बॉर्डर पे रोज़ हम सुनते हैं कि इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, हम परेशान भी रहे। और जब शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर थी तो मोदी जी और उनकी जो बातचीत हुई तो उसमें इस गवर्नमेंट ने ये भी कहा कि आपके बहुत सारे बांग्लादेशी माइग्रेंट यहाँ आ गए हैं और हमारे देश में उनको संभालना मुश्किल है। तो शेख हसीना ने इस बात पे एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई, और पार्लियामेंट्री कमेटी ने ये डिसाइड किया कि जितने उनके इमिग्रेंट्स आए, रिफ्यूजी आए, उन्हें वो वापस लेंगे, और लेजिटिमेट रूट से वो वापस चले भी गए, बहुत सारे चले भी गए। ये सारी एफर्ट्स भी पॉलिटिकली लगाए गए। उसका कारण ये होता है कि ये जो फिज़िकल बाउंड्री, राष्ट्र की बाउंड्री है, इस पे बहुत सारा सेल्फ प्राइड भी है, आइडेंटिटी का इशू भी है। ये इतना इजी नहीं है कि हम कहीं चले जाएं और वहाँ बस जाएं। अगर ऐसा इतना आसान होता तो बांग्लादेश में जो
जिस हिंदू पॉपुलेशन के साथ जो कुछ हो रहा है वो फोर्सी नहीं हो पाया, वो फोर्सी पॉलिटिकली नहीं हो पाया, कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं हो पाया। तो मेरा कहने का है कि जब नेशनलिज्म की बात करते हैं तो हमें राष्ट्र प्रेम की बात करते हैं हम, इसमें पॉलिटिकल से ज़्यादा एक भावना जुड़ी हुई है और हमारी आइडेंटिटी जुड़ी हुई है, उसको हमें रिजेक्ट नहीं करना है। हमारे देश में हम उस समय पे पहुंच गए हैं जहां हम अपनी बात दुनिया को बताएंगे कि हमारे साथ क्या हुआ, और दुनिया में वो समय आ गया है, डेमोक्रेसीज हैं, रिपब्लिक्स हैं, पॉलिटिकल डिस्कोर्सेस होते हैं जहां बहुत सारे देशों ने दूसरे देशों से माफ़ी मांगी है कि पास्ट में जो उन्होंने उनके साथ अच्छा नहीं किया उसके लिए वो माफ़ी भी मांगते हैं, क्षमा भी मांगते हैं। तो हमारे देश में ऐसा इनिशिएटिव कभी नहीं हुआ जहां हमने किसी को भी ये कहा हो कि आपने हमारे साथ गलत किया। पार्टीशन में जो लोग भारत में आए और जिस तरह का हॉलोकॉस्ट हुआ, हमारे यूथ जो इंडिया में आए, जितने लोग आए, अपने ही देश में रिफ्यूजी हो गए। उन्हें आज भी रिफ्यूजी कहा जाता है, कहते हैं कि ये पाकिस्तान से आए रिफ्यूजी हैं। आप सोचिए ज़रा कि उन पे क्या बीतती होगी जो खुद भारतीय थे, सिर्फ वो लैंड बाउंड्री क्रॉस करके जब यहाँ आए तो वो अपने ही देश में रिफ्यूजी हो गए। और जिन एरियाज़ में उन्हें बसाया गया तो जो लोकल पॉपुलेशन थी, दे यूज्ड टू लुक डाउन अपॉन देम, ये मानते हुए कि ये तो हमारे पे बोझ आ गए हैं। और इतनी रेजिलियंस के साथ और इतनी हिम्मत के साथ जो माइग्रेंट्स आए, उन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश किया। भारत की प्रगति में, भारत की प्रोग्रेस में और भारत की इस आइडेंटिटी में माइग्रेंट्स जो आए उनका बहुत बड़ा रोल है। तो आज हम उनको नमन करते हैं और लेट्स गिव ऑल ऑफ देम अ बिग applause because they have really suffered. बाबा साहब की जो स्पीच कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में है बहुत लोगों ने सुनी भी होगी, पर मुझे वो हमेशा रेलेवेंट लगती है और इस दिन के लिए रेलेवेंट लगती है। बाबा साहब ने हर चीज़ को बड़े पर्सपेक्टिव में सोचा और उन्होंने जब कॉन्स्टिट्यूशन को, इनफैक्ट ही वाज द ओनली मैन हु वुड स्पेंड आवर्स एंड आवर्स ऑन डेलिब्रेशन ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। वो इंडिविजुअली ड्राफ्ट ले के जाते थे प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद जी के पास और कहते थे अगर ऐसा किया और ऐसा हो गया तो ऐसा कैसे क्या कर सकते हैं हम। तो हम इतना जो वैल्यू करते हैं बाबा साहब को इन टर्म्स ऑफ उनकी कंट्रीब्यूशन, उसका कारण ये है सारे मेंबर्स कहीं ना कहीं धीरे धीरे मीटिंग्स में आना बंद हो गए थे। बाबा साहब अकेले ऐसे व्यक्ति थे जो रात भर बैठ के उस ड्राफ्ट पे सोचते थे, क्वेश्चन करते थे, फिर जाके सारे नेताओं से बातचीत भी किया करते थे। तो उन्होंने बड़े इंटेंशनली सोचा और सोच करके उन्होंने जो बात कही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 26 जनवरी 1950 को, वो मैं आपको सुनाना चाहूँगी। उन्होंने कहा ऑन 26 जनवरी 1950 इंडिया विल बी एन इंडिपेंडेंट कंट्री। व्हाट वुड हैपन टू हर इंडिपेंडेंस? विल शी मेंटेन हर इंडिपेंडेंस और विल शी लूज इट अगेन? दिस इज द फर्स्ट थॉट दैट कम्स टू माई माइंड. इट इज़ नॉट दैट इंडिया वॉज नेवर एन इंडिपेंडेंट कंट्री, वी वर ऑलवेज फ्री. The point is that she once lost the independence she had. Will she lose the second time? This is verbatim what he wrote. It is this thought which makes me very anxious for the future of the country. उन्हें इस बात का बहुत डर था बार बार कि भारत किस तरह से सर्वाइव करेगा जिस क्राइसिस में डिवाइडेड इंडिया में हम रहने लग गए थे. ब्रिटिशर्स ने अपनी सुविधा के लिए रेलवे लाइन बिछाई पूरे भारत में. रेलवे लाइन अपने बिजनेस के लिए बिछाई, अपने मतलब के लिए बिछाई. हमें भी उसका फ़ायदा हुआ, हमें भी उसका बेनिफिट हुआ. कम हुआ, अगर इसे हिसाब लगाएं परसेंटेज में तो शायद 2% हमारा था, 98% उनका था बेनिफिट इस सारी चीज़ में. तो साथ के साथ ही वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के ऊपर बहुत सारी डेलिब्रेशंस भी कर रहे थे उनके नेता कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी को, ये सिविलाइजेशनल कंटेक्स्ट को कैसे तोड़ा जाए, इस पे क्या पॉलिसी बनाई जाए.
तो जो पहले रेलवे लाइन इनॉग्रेट हुई वो हुई 16 अप्रैल 1853 में बॉम्बे टू थाने, और हर रेलवे स्टेशन पर डिवाइड एंड रूल को इम्प्लीमेंट किया गया पहली बार। उन्होंने 2 तरह के मटकों की जल की व्यवस्था की। एक तरफ बहुत सारे मटके लगाए गए, उस पर लिखा गया जल हिंदुओं के लिए, और दूसरी तरफ बहुत सारे मटके लगाए गए जिस पे लिखा था जल मुसलमानों के लिए। तो उनकी जो पहली साजिश थी भारत में वो 1853 में शुरू हो चुकी थी। एज फार एज 1853 ये पहली साजिश थी। फिर बहुत सारी साजिशें हुई हैं और उसके हम शिकार भी हुए हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ हम डिवाइड होते चले गए और उसका ब्रंट हमने फेस भी किया। पार्टीशन हुआ, दूसरा देश बना, बहुत बड़ा चंक हमारी बाउंड्री का गया, कल्चर का गया, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट का गया, सिविलाइजेशन का गया। बाकी सारी इतिहास है, आप सब उसको से रिलेट कर पाते हैं। इसके साथ साथ ब्रिटिशर्स ने जो किया 1766 से 1938 के बीच तक उन्होंने जो लूटपाट मचाई भारत में, उसमें 45 ट्रिलियन स्टर्लिंग्स का वेल्थ वो लेके गए। यहाँ से 45 ट्रिलियन स्टर्लिंग्स का वेल्थ लेके गए। आज दुनिया की जीडीपी जब इतनी फास्ट पेस पे है तो सिर्फ 100 करोड़, इट इज़ ओनली $100 ट्रिलियन ऑफ द होल वर्ल्ड, आज भी इतनी सीमित है। तो 50% ऑलमोस्ट जो आज का जीडीपी है पूरी दुनिया का, ये हमारे भारत से लेकर के बाहर गए। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी लूटपाट हुई, और हमने एक शब्द भी उनके खिलाफ किसी फोरम पे, दुनिया के किसी भी फोरम पे हमने बातचीत शुरुआत तक नहीं की। दुनिया को नहीं पता है कि हमारे भारत में हमारे साथ क्या ट्रीटमेंट हुआ। बहुत कम लोगों को पता है, बहुत ही कम लोगों को। इंटरनेशनली आप ट्रैवल करके देखिए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी मेरा जाना बहुत रहा, और वहाँ जाकर के कहीं ना कहीं रेफरेंस ऑक्सफोर्ड में ये मिलता है। एक शॉप थी, सुवेनिर्स की शॉप, व्हेन आई वेंट देयर, तो जो उसके ओनर थे, ही कुड मेक आउट दैट आई वाज द विजिटर, so he asked, are you from India or Pakistan? I said, I'm from India. So he said that my grandfather, my father, they were part of the British Army, and he had his own stories to tell me, and lot of appreciation for Indian civilization, lot of appreciation from his side. So दुनिया में जितना पता है हमारे बारे में वो बड़े लिमिटेड लोगों को पता है। तो हमें ये इंश्योर करना है। आपको बड़ी एक इंटरेस्टिंग बुक का रेफरेंस देना चाहूँगी, और अगर आप उस बुक को पढ़ेंगे, दिस बुक हैज़ बीन रिसेंटली बीन रिटन बेस्ड ऑन the archival data information she has procured. The name of the author, she is a British historian. Her name is Alex van Tunzelman. I have read the book. She was a professor. She was an associate probably when she wrote this book. Now she is a professor at Oxford University. She also makes short documentary films, screenplays, etc. The name of the book is Indian Summer, The Secret History of the End of an Empire. उसके जो opening chapter हैं, that's the most interesting, and rest is the most interesting part of the book. She wrote, in the beginning there were two nations. One was a vast, mighty and magnificent empire, brilliantly organized and culturally unified, which dominated a massive swathe of the earth. That was India. The other was underdeveloped, semi-feudal, driven by religious factionalism and barely able to feed its illiterate, diseased and striking masses. That was England. This was 1577. Just imagine, just 447 years before. मनुष्य के इतिहास में
447 साल कुछ भी नहीं होते हैं। तो आप सोचिए 447 ईयर्स पहले की इतिहास में हमारे बारे में जो बाहर के लोग समझते हैं, जो हम शायद नहीं समझते, हम शायद अप्रिशिएट नहीं करते। समवेयर वी सफ़र फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स, हम लो सेल्फ इस्टीम से सफ़र करते हैं। आज का दिन है इस बात को ध्यान करने का कि हमें अपनी सेल्फ इस्टीम बहुत हाई रखनी है। हम बहुत अच्छे थे, अच्छे हैं और अच्छे ही रहेंगे आने वाले समय में। बहुत कम देश दुनिया में मिलेंगे जिनके 2 नाम हों, 3 नाम हों। हमारा भारतवर्ष ऐसा है जिसके 3 नाम हैं। इंडिया है, भारत है, हिंदुस्तान है। और अलग अलग रेफरेंसेस में, कंटेक्स्ट में, सोच में, कॉन्शियसनेस में, चेतना में ये अलग कंटेक्स्ट हो जाता है इन सब का। जब इंडिया की बात मीडिया बाहर करती है, आउटसाइड मीडिया करती है, तो वो ये मानते हैं इंडिया सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी, स्टारवेशन, डिजीज़, नो हेल्थ केयर, पीपल आर डिसीटफुल, चीटर्स हैं, बहुत करप्शन है। तो वो इस कंटेक्स्ट में मीडिया हमें प्रोजेक्ट करती है। पर ऐसा नहीं है कि इंटरनेशनल मीडिया हमें भारत की पर्सपेक्टिव को नहीं समझती है, वो उतना ही समझती है। जो वेस्टर्न मीडिया है वो इस बात को भी समझता है कि जो भारत था वो बहुत महान था और है, और भारत को समझने में वो ये मानते हैं कि दिस इज़ अ लैंड ऑफ मिस्टिसिज्म, दिस इज़ अ लैंड ऑफ फिलोसफीज, दिस इज़ अ लैंड ऑफ वेदास एंड उपनिषद्स, दिस इज़ अ लैंड ऑफ आर्ट एंड कल्चर, दिस इज़ अ लैंड ऑफ सिविलाइजेशन, दिस इज़ अ लैंड ऑफ को एग्जिस्टेंस एंड दिस इज़ अ लैंड ऑफ पीस इन द वर्ल्ड। ये भी बाहर के लोग समझते हैं बहुत अच्छे से। जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, आर्टिकल 1 में लिखा हुआ था, इंडिया दैट इज़ भारत इज़ द यूनियन ऑफ स्टेट्स, राइट। अगर भारत का कॉन्टेक्स्ट इतना पुअर था तो इंडिया दैट इज़ भारत रखने की नाम की ज़रूरत ही क्या थी, इंडिया ही रखा जाता। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हुए चाहे वो ब्रिटिशर्स थे चाहे वो भारतीय थे, उन सबको एक बात पता थी कि भारत की जो सिविलाइजेशनल मेमोरी है और जो कॉन्टेक्स्ट है, जो आम लोग जिससे जुड़ते हैं, आम लोग जुड़ते हैं, वो भारत ही है, वो इंडिया नहीं है। इसीलिए भारत का नाम कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं हटाया गया। तो इस महान भारत के लिए एक बार बहुत बहुत ज़बरदस्त तालियां। और मैं बहुत इमोशनल होती हूँ, बहुत राष्ट्रवादी हूँ, बहुत इमोशनली कनेक्ट करती हूँ इन सब इश्यूज़ से। बहुत हिस्ट्री पढ़ती हूँ, बहुत लिटरेचर पढ़ती हूँ और चीज़ों को खुद अपने पर्सपेक्टिव से समझती हूँ। किसी की कही बातों पे या किसी की डिस्कशन, अगर किसी ने रेलेवेंट डिस्कशन किया, आई विल चेक द सोर्स, आई विल गो थ्रू एंड देन मेक माई ओपिनियन ऑन ऑल दिस। बहुत सारी बातचीत में ये भी आता है कि जी हम ऐतिहासिक तौर पे अपने आप को भूल गए हैं, हिस्टोरिकल एमनीजिया हो जाता है भारतवर्ष में। कुछ भी होता है हम फट से भूल जाते हैं क्या हुआ, हम याद रखते ही नहीं हैं हमारे साथ क्या हुआ। 2 चीज़ें हैं इसमें। अच्छी बात भी है, जितने भी रिफ्यूजीज़ पाकिस्तान से, रिफ्यूजीज़ नहीं, भारतीय पाकिस्तान से जो इंडिया में आए, अगर वो ये याद रखते, हर सारी चीज़ें उस कंटेक्स्ट में याद रखते, तो सब टेररिस्ट बनते। पर वो कोई भी एक भी एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेगा कि भारतीय जो है इतनी विडंबना के साथ, इतने कॉन्फ्लिक्ट के साथ, इतनी दर्द के साथ जो भारत में आया, उनमें से एक भी टेररिस्ट नहीं बना। उन सब ने भारत के निर्माण में योगदान दिया। ये बहुत बड़ी बात है, यही हमारे समाज की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। We should also not forget that the London city is and was the sinkhole of Indian wealth, right? हमारे भारत से जितना कमा करके बिजनेस के थ्रू, टैक्सेस के थ्रू
रेवेन्यू के थ्रू और हर तरह के जो बना, लंदन हमारे ही दिए हुए वेल्थ से बना. इट इज़ अ सिंक होल ऑफ इंडियन वेल्थ. वी शुड नॉट फॉरगेट दैट. अब ब्रिटिशर्स ने ऐसा क्यों किया, ये भी जानना बड़ा ज़रूरी है. ऐसा क्यों किया उन्होंने? जब वो भारत की तरफ आए, कोलंबस आया, ईस्ट इंडिया कंपनी आए. ईस्ट इंडिया कंपनी पहली ऐसे मल्टीनेशनल कंपनी है जिसके स्टॉक्स पहली बार स्टॉक मार्केट का कॉन्सेप्ट लेकर के ये आए. तो पहली कंपनी है दुनिया की जो मल्टीनेशनल कंपनी कहलाती है, एमएनसी. इनके अपने स्टॉक्स इन्होंने, और स्टॉक मार्केट कैसे डेवलप की जाए, कॉन्सेप्ट वहाँ से आया. जब स्टॉक मार्केट डेवलप हुआ तो उन्होंने सोचा कि हम मल्टीनेशनल बने, पूरे दुनिया में हम अपना बिजनेस करें. और कोलंबस जब निकला अपने बिजनेस वेंचर पे, तो बहुत सारी डिस्कशन ये हुई कि उस टाइम रिलीजन बहुत इम्पॉर्टेंट था ब्रिटिशर्स के लिए भी, और धर्म हर जगह इम्पॉर्टेंट था. उनके लिए भी अपना धर्म बहुत इम्पॉर्टेंट था. तो क्रिश्चियन पॉलिटिकल थियोलॉजी को फ्रेम किया गया जो कि क्रिश्चियनिटी के कंसेप्ट में नहीं था. ह्यूमनिज़म की बात, टॉलरेशन की बात, पीस की बात, को एग्जिस्टेंस की बात, मॉडर्निज़म की बात, ये सब क्रिश्चियनिटी के धर्म के प्रिंसिपल्स में कभी भी नहीं थे. ये सब तब लगाए गए जब क्रिश्चियन पॉलिटिकल थियोलॉजी का फ्रेमवर्क बनाया गया, और कोलंबस ने बहुत सारा इस पे काम किया और ये भारत में आए. जब ये भारत में आए तो इन्हें ये हर जगह इन्होंने किया, ये खाली भारत में नहीं किया. जहाँ जहाँ लोकल पॉपुलेशन थी, जहाँ इंडिजिनस पॉपुलेशन थी, उन सब को उन्होंने उसी एंगल से देखा. पर भारत में आने के बाद ये रियलाइज़ हुआ उनको कि यहाँ टॉलरेंस बहुत है, यहाँ पीस बहुत है, यहाँ को एग्जिस्टेंस भी है, यहाँ सब कुछ है. तो यहाँ इनके ये प्रिंसिपल्स नहीं चलने वाले हैं. तो कुछ देखा जाए कि ऐसा क्या किया जाए कि इसको हटाया जाए. तो उन्होंने एक नई सोच लाई. नई सोच ये थी कि लेट्स ऑल बिकम मॉडर्न, हम सब मॉडर्न बनते हैं. तो इफ़ यू लुक एट द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द वर्ड मॉडर्न, मॉडर्न मीन्स ऑफ द प्रेजेंट, ऑफ द रीसेंट टाइम. इसका दूसरा कोई मतलब नहीं है. तो उन्होंने कहा कि हम यही कहें कि आप अपना पास्ट भूल जाएं और आप हमारा भी पास्ट भूल जाएं. हमें एक फ्रेश बिगिनिंग करनी है. हम नए तरह से समाज बनाएंगे, हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, हम संविधान बनाएंगे, और हम यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स लाएंगे, और वो प्रिंसिपल्स हम डिसाइड करेंगे कि क्या करना है. तो पूरी जो एक सिविलाइजेशनल वैल्यू सिस्टम और प्रिंसिपल्स थे, पहले उस पर चोट मारी. तो वो क्यों ऐसा करते थे? क्योंकि वो चाहते थे हम अपना पास्ट भूलें, क्योंकि हमारा पास्ट ग्लोरियस था, हमारे पास्ट में सब कुछ बहुत अच्छा था. वो सोचते थे इसको कैसे करें, ये कैसे हो कि इनकी मेमोरी से ये सारा इरेज हो जाए कि ये बहुत महान थे. तो उन्होंने एजुकेशन सिस्टम के थ्रू ये धीरे धीरे करना शुरू किया भारत में. फिर वो ये चाहते थे कि उनके पास्ट को भी याद ना किया जाए, क्योंकि उनका पास्ट बहुत ही गौरी था, बहुत ही हॉरेंडस था, बहुत ही ऐसा था जो सबको पता था कि कितना जेनोसाइड और ह्यूमैनिटी के साथ उन्होंने ज़्यादती की है. तो उन्होंने ये भी बात को ध्यान रखते हुए ये कहा, चलिए हम सब मॉडर्न बनते हैं. और उस मॉडर्निज़म में जो उनकी अपनी लिविंग फ़िलॉसफी थी, वो वेस्टर्नाइजेशन वाली, वो हमारे भारत में लाने की कोशिश की. पर रेजिलियंस देखिए हमारे इस समाज का, कि आज भी हम भारतीय हैं और वेस्टर्नाइज भी हुए हैं, पर इतने वेस्टर्नाइज हम हो ही नहीं पाते हैं कि हम भारतीयता छोड़ दें. हम नहीं हो पाते हैं. हम उनके कुछ चीज़ों को अडॉप्ट तो कर लेते हैं, पर अंदर से कहीं हम कंफर्टेबल नहीं महसूस करते हैं पूरा वेस्टर्नाइज होने में. हम ना उनकी तरह न्यूडिटी पे गए हैं, हम जा भी नहीं पाते हैं, और ना ही हम उनकी तरह बहुत सारे उनके समाज का जो मॉडर्निज़म का एक सोच है हम ले पाते हैं. हमारी साइकी में वो फिट ही नहीं होता है. तो इस चीज़ के लिए भी आप सबको बहुत बधाई, उस रेजिलियंस के लिए बहुत बहुत बधाई इस भारतीय समाज को.
हमें पार्टीशन हॉरर की मेमोरीज़ को तो याद रखना ही है, पर उसके साथ साथ हमें बहुत सारी बातचीत ये भी करनी है जहाँ भी हम होते हैं कि हम अपने सोर्सेस को ज़रूर पढ़ें, अपनी पुस्तकों को ज़रूर पढ़ें, अपने रेफरेंसेस को ज़रूर पढ़ें। आई ओपनर हैं सारे, कहीं बातों पे मत जाएं, आप पढ़ के तो देखें। और जब आप पढ़ना शुरू करेंगे, आप अपने ही साहित्य को, अपने ही लिखे हुए किताबों को, आपको समझ आएगा कि कितना बड़ा भंडार है। और ऐसा नहीं है, हम अपने ही धर्म को, भारत में ऐसी प्रथा रही है कि हिंदू धर्म ने हमेशा अपने धर्म का क्रिटिकल एनालिसिस भी किया है, बहुत सारा संवाद भी किया है। कुरीतियाँ थी तो उसको ठीक करने की कोशिश भी की है। वी हैव रिविजिटेड आवर रिलीजन. We have never been a society where we believe that we are the ultimate religion and this needs to be followed. We did not have a handbook to follow and we evolved philosophically. बहुत सारी कुरीतियाँ हमने छोड़ी हैं, तो इसीलिए अपने कंटेक्स्ट को, अपने उसको खुद पढ़ के समझिए, वो बड़ा ज़रूरी है। ये मनोज कुमार जो पुराने एक्टर थे, वो बहुत राष्ट्रवादी फिल्में बनाया करते थे, आपको सबको याद होगा। तो उनकी जो सॉन्ग है प्रीत यहाँ की रीत सदा, मैं गीत यहाँ का गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात बताता हूँ। तो उसकी 2 पैराग्राफ बहुत मीनिंगफुल हैं, शायद अगली जनरेशन के बच्चों को शायद पता भी नहीं है। वो कहते हैं, जब ज़ीरो दिया मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को सबसे पहले सिखलाई। देता ना दशमलव भारत तो यूँ चाँद पे जाना मुश्किल था, धरती और चाँद की दूरी का अंदाज़ लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहाँ पहले आई, पहले जन्मी है जहाँ पे कला, अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला। संसार चला और आगे बढ़ा, यूँ आगे बढ़ा बढ़ता ही चला। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे फूले फले, बढ़ता ही रहे फूले फले। तो भारत की गरिमा को हम नमन करते हैं आज के दिन, और बहुत बहुत बधाई आप लोगों को एक बार फिर से, बहुत आशीर्वाद छोटे बच्चों को, और बहुत बधाई मेरे कलीग्स को। थैंक यू सो मच।